गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका साइंस टीचर शुभम तिवारी फ्रॉम माय गणोदय संस्कार एकेडमी बिरधा ललितपुर, और वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स इन टुडेज वीडियो क्लासेस एंड many congratulations of this festival Deepavali to all the students। विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर लेसन थर्ड पदार्थों का पृथक्करण का पुनः रिवीजन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो आज इस क्लास के माध्यम से एक बार फिर हम विज्ञान विषय के अंतर्गत पदार्थों के पृथक्करण के प्रकार, उनकी विधियां, पृथक्करण की आवश्यकता और पदार्थ से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की जानकारियों को यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। जो भी विद्यार्थी अभी तक कक्षा से जुड़ चुके हैं और अभी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और जो नहीं जुड़े हुए हैं उनसे कहना है कि वो जल्दी से जल्दी अपने ऑनलाइन आकर के कक्षा को ज्वाइन करें ताकि आप भी अपने अध्ययन को कर सकें। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले बात करते हैं सेकंड लेसन की, कल की। तो कल मैंने आपको पदार्थ में तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में बताया था। तो मिश्रण के बारे में मैंने वहाँ पर चर्चा की थी आपसे, और मिश्रण की परिभाषा और उसके प्रकार के बारे में बताया था। आज पुनः उसी चीज को यहाँ पर अध्ययन करेंगे। मिश्रण किसे कहते हैं और मिश्रण के प्रकार क्या होते हैं। फिर पदार्थों के पृथक्करण की आवश्यकता क्या है, क्यों पड़ी, मिश्रण के अवयवी पदार्थों को पृथक करने की कौन कौन सी सामान्य विधियां हैं, रासायनिक विधियां हैं, जिनका उपयोग करके हम पदार्थ को शुद्ध रूप में प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इसके बारे में अध्ययन करें। सबसे पहले बात करते हैं मिश्रण की। तो मिश्रण किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थों को या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है तो मिलाने पर एक नया पदार्थ बनता है, और वह नया पदार्थ हमारा मिश्रण कहलाता है। तो जैसे कि आपको मैंने कल बताया था, पानी और चीनी का घोल, नमक और चीनी का घोल, नमक और जल का घोल, या अन्य पदार्थों का मिश्रण। जैसे आपने देखा होगा सब्जियों में हम लोग हल्दी भी डालते हैं, धना भी डालते हैं, मिर्च भी डालते हैं, नमक भी डालते हैं। परंतु जब हम सब्जी को बना करके पका करके तैयार कर लेते हैं, उसके पश्चात क्या आपको हल्दी, धना, मिर्ची, नमक, क्या उसमें अलग अलग दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है ना। केवल हमें उसका स्वाद आता है, टेस्ट आता है। और जिस चीज का टेस्ट हमें कम लगता है, हम उस वस्तु को पुनः अलग से और यूज कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार का जो मिश्रण है वो समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे पानी में आप चीनी को घोल दीजिएगा, जब चीनी पूरी तरह से घुल जाएगी, फिर अगर मैं आपको कहूं कि बताइए इस जल में कौन कौन से अवयव है या कौन कौन सी वस्तुओं को मैंने घोला हुआ है, तो आप तब तक नहीं बता सकते जब तक कि आप उसका टेस्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि समांगी मिश्रण में अवयव जो घुल जाते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। तो ऐसे मिश्रणों को समांगी मिश्रण कहते हैं। अब विसमांगी मिश्रण किन्हें कहते हैं? ऐसे मिश्रण जिनमें अवयवों को अपनी आंखों से देखा जा सकता है, जिन अवयवों को बिना टेस्ट किए ही बताया जा सकता है कि इसमें कौन कौन से अवयव हैं। जैसे पानी में बालू को डाल दीजिएगा, बालू अलग दिखाई देगी, पानी अलग दिखाई देगा। पानी में पत्थरों को डाल दीजिएगा तो इस प्रकार, मिट्टी को डाल दीजिएगा, इस प्रकार के जो मिश्रण है वो आपके विसमांगी मिश्रण कहलाएंगे। तो इसलिए जिन मिश्रणों में
अवयवों को अलग अलग देखा जा सकता है, अपनी आंखों से देखा जा सकता है। ऐसे मिश्रण, तो ऐसे मिश्रणों को हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। अब बात करते हैं मिश्रण के सामान्य गुण। तो सामान्य गुण की बात करें तो जैसे कि इसमें दिख रहा है, मिश्रण में जो अवयव होते हैं यानी जो पदार्थ होते हैं वो किसी भी अनुपात में मिले हुए होते हैं, अर्थात इनका अनुपातिक जो मान होता है वो निश्चित नहीं होता है। घटकों के अपने गुण विद्यमान होते हैं, यानी जितने भी पदार्थ मिले हुए होते हैं उन पदार्थों का जो भी गुण होता है, चाहे वो भौतिक या रासायनिक गुण हो, वो अपना गुण उसमें विद्यमान रखते हैं, अर्थात यूं कहें कि उनमें वह गुण दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि उसका गुण जो है वो गुण खत्म हो जाता है, उसकी क्वालिटी खत्म हो जाती है, यानी जो उसकी प्रवृत्ति है वो अपनी प्रवृत्ति को वहां पर दर्शाता है। जैसे चीनी और नमक, चीनी नमक की बात करें और पानी की बात करें, तीनों को घोल मिला दी तो नमक का स्वाद भी आएगा, चीनी का अपना स्वाद आएगा और जल का भी होगा, यानी जल तो स्वादहीन होता है। तो चीनी अगर अधिक होगी तो मीठास ज्यादा होगी, नमक ज्यादा होगा तो उसका खारापन होगा। दोनों अगर बराबर की मात्रा में डाले जाएंगे तो इक्वल इक्वल उसका टेस्ट आएगा, यानी उसके गुण जो है विद्यमान रहते हैं। प्रत्येक घटक को पृथक भी किया जा सकता है, और अगर आप उस मिश्रण से उन अवयवों को, उन पदार्थों को अलग करना चाहते हैं तो उनको हम अलग भी कर सकते हैं। ये मिश्रण के सामान्य लक्षण, सामान्य गुण होते हैं जो कि मिश्रण में पाए जाते हैं। तो अब बात करते हैं पदार्थों के पृथक्करण की आवश्यकता क्यों है। देखिए, किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले उसमें मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। देखिए, हर एक चीज में कुछ ना कुछ हानिकारक पदार्थ, हानिकारक तत्व उपस्थित होते हैं जिनका हमें कोई आवश्यकता नहीं है, या जिनको हम ग्रहण करें, सेवन करें तो उनका हमारी बॉडी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए किसी भी पदार्थ को प्रयोग करने से पहले या सेवन कर, तो जो हानिकारक और अनुपयोगी पदार्थ होते हैं उनको पृथक्करण करने की आवश्यकता होती है। इसलिए किसी भी पदार्थ की पृथक्करण की आवश्यकता हमें समझ में आती है। कभी कभी हम अनुपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं जिससे जिनकी हमें अलग से आवश्यकता होती है। इसलिए अब अनावश्यक पदार्थों को पृथक करने में, जैसे जब बाजार से गेहूं खरीदा जाता है तब उसमें कुछ अनावश्यक अवयव जैसे कि कंकड़, सरसों, भूसा, मिट्टी आदि मिले हुए होते हैं। तो जब हम गेहूं को पिसवाने के लिए जाते हैं तो आपने देखा होगा पहले अनाज को धोया जाता है, सुखाया जाता है, फिर उसको उसमें से जो ये कंकड़ पत्थर होते हैं, सरसों होती है, उसको उससे अलग किया जाता है। और यही चीज़ें अगर अलग ना की जाए तो क्या होगा, जो गेहूं जब पिसाई होगी तो वो पदार्थ भी, कंकड़ पत्थर भी, भूसा, सरसों इस मिल जाएंगे। तो जो गेहूं जब पिसेगा तो आटा होगा तो उसमें भी इन चीज़ों का स्वाद उसमें आएगा। तो इसलिए हम इनको अलग करते हैं। तो विद्यार्थियों, ये पृथक्करण है। पदार्थों के पृथक्करण के बारे में मैंने जाना, मिश्रण के बारे में जाना, उनके गुणों के बारे में जाना। कल पृथक्करण की विधियों विधियों की बात करेंगे। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, थैंक यू।